शहीद आजम भगत सिंह एक चिंतक की कहानी। बात 23 मार्च 1931 की शाम की है। सरदार भगत सिंह प्राणनाथ मेहता के द्वारा लाई गई लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। अफसर ने दरवाज़ा खोला और कहा, सरदार जी, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, तैयार हो जाइए। भगत सिंह के हाथ में किताब थी। उससे नजरें उठाए बिना ही उन्होंने कहा, ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और कुछ पंक्तियां पढ़कर उन्होंने किताब रखी और उठकर खड़े होकर बोले, चलिए। और इस प्रकार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय दिन के एक दिन पहले फांसी दे दी गई। उपर्युक्त प्रसंग शहीद भगत सिंह की निर्भयता, वीरता, देश प्रेम और सहृदयता को दर्शाता है। भगत सिंह के संपूर्ण व्यक्तित्व को देखा जाए तो उन्हें मात्र क्रांतिकारी संबोधित करना न्याय संगत न होगा, अपितु वे एक सशक्त क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक महान विचारक, चिंतक और बुद्धिजीवी व्यक्तित्व थे। भगत सिंह की जेल नोटबुक मिलने के बाद भगत सिंह के चिंतनशील व्यक्तित्व की व्यापकता और गहराई पर और अधिक प्रकाश पड़ा है। यह सच्चाई भी पुष्ट हुई है कि भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में सुव्यवस्थित एवं गहन अध्ययन के बाद बुद्धि संगत ढंग से मार्क्सवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया था। महज 23 वर्ष की छोटी सी उम्र में चिंतन का जो स्तर उन्होंने हासिल कर लिया था, वह अपने युग दृष्टा, युग पुरुष होने का ही प्रमाण था। किसी भी महान व्यक्ति का अध्ययन तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए। यदि भगत सिंह का झुकाव मार्क्सवाद की तरफ हुआ तो उसके पीछे भी कई कारण विद्यमान थे। दरअसल 1917 की रूस की क्रांति के बाद मार्क्सवाद और समाजवाद पूरी दुनिया में छा गया था। सर्वहारा वर्ग द्वारा निरंकुश शासन पर विजय को हर जगह सराहना मिली और उसे सर्वहारा यानी शोषित वर्ग के पक्ष में क्रांति कहा गया। फिर 1920 के दशक में पूरे विश्व में समाजवाद की लहर दौड़ी थी। इसी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन के कई पुरोधा भी इस लहर से अछूते न रह सके थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी समाजवाद से काफी प्रभावित थे। इसके अलावा 1929-30 के समय वैश्विक महामंदी के कारण पूंजीवाद के सर्वश्रेष्ठता का भ्रम टूटा और उसकी खामियां उभरकर सामने आई। इसी दौर में दुनिया को समाजवाद, पूंजीवाद के एक श्रेष्ठ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी समाजवाद की लहर से अछूती न रह सकी। यही वो परिस्थितियां थी जिसके आलोक में भगत सिंह एवं अन्य क्रांतिकारी भी मार्क्सवाद और समाजवाद की तरफ आकर्षित हुए थे। सरदार भगत सिंह मार्क्सवादी समाजवाद के समर्थक थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भगत सिंह का मन वैयक्तिक हत्या तथा हिंसक
गतिविधियों से विरक्त हो गया था। उनका प्रसिद्ध वक्तव्य था, पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान से तेज होती है। इस प्रकार वे मार्क्सवाद की तरफ से प्रभावित हुए थे। उन्होंने कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और लियोन ट्रोत्स्की को पढ़ा, लेकिन वे मार्क्स से कहीं ज़्यादा लेनिन के मार्क्सवाद से प्रभावित थे। अपने लेख टू यंग पॉलिटिकल वर्क्स में उन्होंने अपने आदर्श को नए अर्थात मार्क्सवादी आधार पर सामाजिक पुनर्निर्माण के रूप में घोषित किया। भगत सिंह का मार्क्सवाद तथा समाज के संबंध में मार्क्स के वर्गीय अवधारणा में पूर्ण विश्वास था। वे कहते थे, किसानों और गरीबों को सिर्फ विदेशी शोषणकर्ताओं से ही मुक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पूंजीपतियों और जमींदारों के चंगुल से भी मुक्त होना होगा। उन्होंने समाजवाद की धारणा को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ था कि पूंजीवाद और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह से अंत। भगत सिंह पूंजीवाद की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना सामाजिक और राजकीय दोनों परिप्रेक्ष्य में की है। अपनी जेल डायरी में वे लिखते हैं, लोकतंत्र सिद्धांततः राजनीतिक और कानूनी समानता की व्यवस्था है, किंतु ठोस और व्यवहारिक रूप में यह झूठ है, क्योंकि जब तक आर्थिक सत्ता में भारी असमानता है, तब तक कोई समानता नहीं हो सकती, न राजनीतिक में और न ही कानून के सामने। पूंजीवादी शासन में लोकतंत्र की सारी मशीनरी शासक अल्पमत को श्रमिक के बहुमत की यातनाओं के जरिए सत्ता में बनाए रखने के लिए काम करती रहती है। जेल में वह सारी मानव जाति के हित में अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संपदा पर वितरण हेतु विश्व समाजवादी क्रांति के विचार में लीन रहे। जेल डायरी के एक पृष्ठ में उन्होंने लिखा, समाजवादी व्यवस्था प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इस प्रकार भगत सिंह के विचारों में समाजवाद की ओर झुकाव काफी पहले ही दिखाई देने लगा था, किंतु बाद में वे व्यक्तिगत हिंसा, हत्या और क्रांतिकारी गतिविधियों से अरुचि से भरने लगे थे। इसके पश्चात वे मार्क्सवाद की ओर तेजी से झुकते हुए प्रतीत हुए। यही कारण था कि 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम परिवर्तित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया और क्रांति की पुनर्व्याख्या करते हुए एवं स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण हेतु एक ठोस कार्य योजना प्रस्तुत की। यही विचार उनके भारत नौजवान सभा के गठन के समय युवाओं को सशक्त करने में दिखाई देता है। यदि वे अधिक समय तक जीवित रहते तो उनमें वह प्रतिभा थी कि वह राष्ट्र के भविष्य को भी निर्धारित कर सकते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तत्कालीन समाज विभिन्न समस्याओं से भी उलझ रहा था। भगत सिंह मार्क्सवाद में विश्वास रखने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर चिंतन भी किया करते थे। जेल में उन्होंने 4 पुस्तकें लिखी थी। दुर्भाग्य से जिनकी पांडुलिपियां आज उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त
कीर्ति और वीर अर्जुन समेत कई पत्रिकाओं में उन्होंने लेख भी लिखे थे। अछूतों को भगत सिंह ने संगठित होने के लिए कहा था। 1920 के दशक में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने प्रवाह में चल रहा था और जन आंदोलन में यह तब्दील हो रहा था, अंबेडकर भी राजनीति में सक्रिय भूमिका में आ गए थे और अछूत समस्या की गुत्थी सुलझाने के प्रयत्न प्रारंभ हो गए थे। इसी बीच भगत सिंह ने कीर्ति नामक पंजाबी पत्रिका में अछूत का सवाल नामक लेख लिखा, जो कि जून 1928 में प्रकाशित हुआ। इस लेख में श्रमिक वर्ग की शक्ति व सीमाओं का अनुमान लगाकर उनकी प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए गए थे। सिंध के श्री नूर मोहम्मद के संदर्भ देते हुए वो कहते हैं कि जब तुम एक इंसान को पीने के लिए पानी देने से इनकार करते हो, स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं देते, भगवान के मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं देते और एक इंसान के समान अधिकार देने से इनकार करते हो, तो तुम अधिक राजनीतिक अधिकार मांगने के अधिकारी कैसे बन गए? भगत सिंह कहते हैं कि एक कुत्ता हमारी गोद में बैठ सकता है, परंतु एक इंसान के स्पर्श मात्र से बस धर्म नष्ट हो जाता है। आखिर यह कैसी विडंबना है? इस समस्या के निदान में वे कहते हैं कि सबसे पहले यह निर्णय लेना होगा कि सब इंसान समान है तथा ना तो जन्म से कोई भिन्न पैदा हुआ और न ही कार्य विभाजन से। वे अछूत कौम को स्पष्ट रूप से संगठित होने का आह्वान करते हैं। भगत सिंह अछूतों और श्रमिकों को असली सर्वहारा के रूप में घोषित करते हुए कहते हैं कि दूसरों की ओर मुंह न ताको, संगठित हो जाओ, सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो और राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। भगत सिंह के अनुसार सांप्रदायिक समस्या का हल वर्ग चेतना है। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो गए और इसी दशक में देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने लगे। 1926 में कलकत्ता में एक भयानक दंगा हुआ। संयुक्त प्रांत में 1923 से 1927 के बीच लगभग 88 दंगे हुए, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम संबंध लगभग पूरी तरह भंग हो गए। इसी समस्या पर विचार हेतु भगत सिंह ने कीर्ति पत्रिका में सांप्रदायिक दंगे और उसका इलाज नामक लेख लिखा। इस लेख में वे सांप्रदायिकता के आलोक में भारत के भविष्य पर प्रश्न उठाते हैं। वे दंगों का इलाज भारत के आर्थिक दशा में सुधार को बताते हैं कि भारत के लोगों की आर्थिक हालत इतनी खराब है कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काना काफी आसान है, क्योंकि भूखा व्यक्ति अपने सिद्धांत ताक पर रख देता है। दूसरी बात यह कि वे लोगों को परस्पर जोड़ने के लिए वर्ग चेतना की समझ को आवश्यक बताते हैं। वर्ग चेतना की समझ से युक्त व्यक्ति धार्मिक दंगों में नहीं उतरता। फिर वे धर्म को राजनीति से अलग करने पर भी बल देते हैं कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, उसे राजनीति में शामिल नहीं करना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं, यदि सांप्रदायिकता को खत्म करना है
तो हमें किसी भी व्यक्ति को इंसान के रूप में देखना होगा, न कि किसी धर्म विशेष के व्यक्ति के रूप में। इति श्री।